प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको उदारवाद के प्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगी। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। इतिहास के इस संपूर्ण काल में उदारवाद का निरंतर विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल उदारवाद की प्रवृत्ति में पर्याप्त अंतर आया है। मूल उदारवाद में आधुनिक युग तक हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर संपूर्ण उदारवादी विचारधारा को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करने की प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हम दो प्रकार के उदारवाद देख सकते हैं। पहला परंपरावादी उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, दूसरा आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। आज हम परंपरावादी, शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद के बारे में जानेंगे। परंपरागत उदारवाद की पृष्ठभूमि उदारवाद परंपरागत उदारवाद की उत्पत्ति 16वीं सदी के पुनर्जागरण आंदोलन से हुई, जिसने मध्य युग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत की। इसका सरल अर्थ है कि पुनर्जागरण आंदोलन ने मध्ययुगीन जीवन मूल्यों की निरर्थकता को प्रकट किया और इस प्रकार इन मूल्यों पर आधारित और इन मूल्यों को लागू करने वाली समस्त सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं भी महत्वहीन हो गईं। इस आंदोलन ने नए जीवन मूल्यों को स्थापित किया और इन मूल्यों के अनुरूप एक नई समाज व्यवस्था की स्थापना पर भी बल दिया। इस आवश्यकता ने चिंतन के क्षेत्र में इस गंभीर विचार प्रक्रिया को जन्म दिया कि इस नई समाज व्यवस्था की प्राप्ति व संचालन के लिए किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। वस्तुतः तत्कालीन युग के इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर ही परंपरागत उदारवाद ने प्रस्तुत किया। परंपरागत उदारवाद के मूल सिद्धांत और मान्यताएं। पहला, इंद्रियों व बुद्धि की मदद आनुभविक पद्धति से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। दूसरा, व्यक्ति चैतन्य, अनुभव व बुद्धि से संपन्न इकाई है। तीसरा, व्यक्ति का उपयुक्त इन लक्षण उसे स्वयं में साध्य बना देता है और व्यक्ति के अलावा जो कुछ भी है वह साधन होता है। चौथा, व्यक्ति के साध्य होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क पर पूर्ण अधिकार व प्रभुत्व प्राप्त होता है। पांचवा, व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण अधिकार व प्रभुत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उस पर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं हो, अर्थात उसका कोई स्वामी नहीं हो। छठा, व्यक्ति की उपयुक्त नियंत्रण विहीन तथा बंधन मुक्त अवस्था ही स्वतंत्रता है। सातवां, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का इतना आधारभूत महत्व है कि उसके लिए स्वतंत्रता भी एक साध्य बन जाती है। आठवां, जैसे प्रकृति ने व्यक्ति को जीवन प्रदान किया है, वैसे ही प्रकृति ने इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता व अधिकार भी दिए हैं। परंपरागत उदारवाद ने इस मान्यता के आधार पर प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नौवां, समाज तथा राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं और संपूर्ण मानव जीवन के संदर्भ में वे साधन मात्र हैं, अर्थात वे स्वयं में साध्य नहीं हो सकते हैं। 10वां, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थाओं का औचित्य इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वे व्यक्ति के लिए कितने उपयोगी हैं। 11वां, जो रीति रिवाज, मूल्य तथा संस्थाएं व्यक्ति के साध्य होने में बाधक हैं अथवा उनकी स्वतंत्रता में बाधक हैं, उस व्यक्ति को उनके विरोध का अधिकार है। इस दृष्टि से परंपरागत उदारवादियों ने संघर्ष व क्रांति के साधन को भी उचित माना है। 12वां, इस प्रसंग में शासन के लिए सर्वोत्तम नीति यही हो सकती है कि वह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाए, अर्थात व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दे। अतः शासन को केवल शांति व व्यवस्था से संबंधित अनिवार्य कार्य ही करने चाहिए। 13वां, किसी भी शासन द्वारा सही मायने में अहस्तक्षेप की नीति का पालन तब ही हो सकता है जब उसका गठन सीमित शासन के सिद्धांत के आधार पर हो। सीमित शासन का व्यावहारिक अर्थ है कि शासन की मर्यादा ऐसी विधि एवं संविधान द्वारा की जाए जो व्यक्ति को साध्य और स्वयं को साधन माने। 14, सभी व्यक्ति स्वयं में साध्य हैं और वे स्वयं ही अपने स्वामी हैं, अतः सत्ता का निवास सभी व्यक्तियों में होता है। इसे ही परंपरागत उदारवाद ने लोक प्रभुता का सिद्धांत कहा है। 15वां, लोक प्रभुता के सिद्धांत के एकदम विपरीत निरंकुश शासन होता है और उसके पूर्ण अनुकूल लोकतंत्र होता है। अतः परंपरागत उदारवाद ने सभी प्रकार के निरंकुश शासनों का विरोध किया है और मात्र लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का समर्थन किया है। 16, हॉबेउस के अनुसार परंपरागत उदारवाद ने स्वतंत्रताओं के प्रतिपादन का समर्थन किया है।
इस प्रकार मध्य युग के संदर्भ में परंपरागत उदारवाद का उदय एक प्रगतिशील, जुझारू तथा क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में हुआ। इसने व्यक्ति की गरिमा व गौरव की प्रतिष्ठा की और उसे चर्च, सामंत वर्ग और राजतंत्र की निरंकुशता, दमन और क्रूरता से मुक्ति दिलाई। इसने धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता का विचार दिया, सामाजिक क्षेत्र में खुले समाज की नींव रखी और राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना की। आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई और औद्योगिक क्रांति हुई, किंतु परंपरागत उदारवाद इस औद्योगिक क्रांति के लाभ को साधारण व्यक्ति तक पहुंचाने में असमर्थ रहा। इसने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के लिए जिस हस्तक्षेप की नीति के आदर्श को प्रस्तुत किया था, उसने एक अनियंत्रित व क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था ने व्यक्तियों के बीच गंभीर आर्थिक असमानता उत्पन्न की और इस स्थिति ने साधन विहीन अधिसंख्य गरीब नागरिकों के लिए परंपरागत उदारवाद द्वारा प्रदान की गई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को निरर्थक बना दिया। अनियंत्रित पूंजीवाद की स्थापना में परंपरागत उदारवाद के स्वतंत्रता संबंधी विचार के खोखलेपन को प्रकट कर दिया। परंपरागत उदारवाद के आलोचकों ने इसे नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत घोषित किया। इस स्थिति में परंपरागत उदारवाद का यह सिद्धांत स्वयं उस पर ही लागू नहीं हो पाया कि व्यक्ति साध्य है और सब कुछ साधन है। बहुसंख्यक गरीब वर्ग के लिए एक वैचारिक साधन के रूप में परंपरागत उदारवाद ने अपनी उपयोगिता को खो दिया और यह वर्ग एक नई आशाओं के साथ समाजवाद की ओर आकर्षित हुआ। कल की कक्षा में हम आधुनिक और या सकारात्मक उदारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।